नमस्कार, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। रवि और किरण को जब अपनी गलती का एहसास होता है, वक्त उनके हाथ से निकल चुका होता है। वह अपनी गलती की माफी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। शांति देवी जी की उम्र लगभग अब 75 वर्ष हो चली थी। शांति देवी जी के पति को गुजरे हुए काफी समय हो गया। जब शांति देवी जी की बड़ी बेटी किरण मात्र 12 साल की थी और उनका बेटा रवि 9 साल का था, तो उनके पति का देहांत हो गया। शांति देवी जी के सामने पहाड़ जैसी जिंदगी और दो दो बच्चों का जिम्मेदारी कैसे निभाए। शांति देवी जी तो एक हाउस वाइफ महिला थी, सिर्फ अपने घर के कामों को ही किया करती थी। कोई नौकरी नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, फिर घर कैसे चले। ऐसे में शांति देवी जी बहुत दुखी और परेशान थी, लेकिन वह थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। दूसरों के घर में बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये उनके बस का तो नहीं था। शांति देवी जी अपनी पढ़ाई के हिसाब से कई स्कूलों में नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल जाती है। इतनी आमदनी नहीं थी कि सारे सपने पूरे हो सके, फिर भी शांति देवी जी उसी से अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। स्कूल से शांति देवी जी को जो पैसे मिलते थे, उसमें से उनके बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। इसीलिए शांति देवी जी अपने घर पर सिलाई का मशीन लाकर दूसरों के कपड़े भी सिलने का काम करने लगती हैं। खाली समय में वह घर पर पूरा दिन काम करती और स्कूल में जाती, वहां पर बच्चों को पढ़ाती। शांति देवी ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया था। उनकी बेटी किरण अपनी माँ की इस मेहनत को समझती थी। वह घर के कामों में अपनी माँ की मदद करने लगी थी। शांति देवी जी अपनी बेटी और बेटे को देखकर ही अपने आप को खुश नसीब समझती थी। भगवान ने उन्हें दो सोने जैसे बेटा दिया, ऐसा वह खुद को सोचती कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं अपने बेटे और बेटी दोनों को पढ़ाकर उन्हें उनके पैरों पर जरूर खड़ा करूंगी। और हुआ भी ऐसा। जिस दिन उनकी बेटी कॉलेज में गई, तो शांति देवी जी के पास पैसे नहीं थे। शांति देवी जी अपने कान के बूंदे बेच दिए और अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। शांति देवी जी को अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत कहते, अरे यह बेटी है, कल को दूसरे के घर चली जाएगी। बेटी के लिए जेवर बेचकर पढ़ाना सही बात नहीं है। उसकी शादी के लिए भी पैसे बचाना जरूरी है। शांति देवी जी सबको जवाब दे देती, नहीं, पहले मेरी बेटी को पढ़ाना, उसके पैरों पर खड़ा करना जरूरी है। और शांति देवी जी ने ऐसा ही किया। अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाया। उनका बेटा भी अब कॉलेज में आ चुका था। शांति देवी जी के बालों में सफेदी आ चुकी थी। शांति देवी जी बूढ़ी होने लगी, कमजोर होने लगी थी। फिर भी वह अभी हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि अभी उनके असली मंजिल बाकी थी। बेटी का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया। बेटी अब 25 साल की हो गई थी। शांति देवी जी ऐसे रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी बेटी किरण के लिए वह रिश्ता स्वीकार कर लिया और किरण की शादी करवा दी। किरण जब शादी हो रही थी, तो अपने माँ के लिए बहुत रो रही थी। माँ, मैं तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगी, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। वैसे भी किरण अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती थी। अब तो किरण रसोई और घर के काम भी संभाल ली थी। वह हर वक्त माँ के पास ही रहती। जाते जाते माँ से कह रही थी, माँ, मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी, देख लेना। मेरे ससुराल वाले ने मना किया तो मैं उनके साथ झगड़ा कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें ले जाऊंगी। माँ कहती, बेटी ऐसा मत कहना, अब ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है। माँ ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से शिक्षा दिया, लेकिन ना जाने कहाँ कमी रह गई। जब किरण अपने ससुराल में गई और शांति देवी जी अपनी बेटी के लिए बहुत रोई। आज उनका घर सूना हो गया। उनका ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं था, तो उनका बेटा भी। लेकिन जितना बेटी उनका ध्यान रखती थी, उतना बेटा नहीं रखता था। पति के बाद शायद बेटी ने ही इतना अपनापन दिखाया था।
लेकिन बेटी को तो अपने घर जाना ही था, ऐसा मन में शांति देवी जी सोचती और खुद को समझाती। जब किरण पहली बार लौट कर आई तो वह किरण लौटकर नहीं आई थी जो अपनी माँ के गले से लिपट कर रोती हुई कह रही थी, माँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकती। किरण महंगी साड़ी, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी सब कुछ पहनी। शांति देवी जी को बहुत खुशी मिली, लेकिन जो उसकी बातों में पहले अपनापन होता था वह नहीं था। माँ, मेरी सास ने मुझे ये दिया है, मैंने ये किया माँ, ये सब तुम्हारे पास कहाँ, तुमने कहाँ देखा माँ। माँ, देखो ना, मुझे तुम्हारे दामाद जी ने ये दिलाया है, ये किया है। शांति देवी जी बस अपनी बेटी का मुंह देखती रह जाती, यही समझती कि बेटी नादान है, पहली बार ससुराल से आई है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगी। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता जब वह अपने धन दौलत की तुलना अपनी माँ से करती, अपने माँ के प्यार और उसके किए हुए कामों से करती। फिर भी शांति देवी जी मुस्कुरा कर बेटी की सारी बात सुनती। 2 साल बीते कि बेटे के भी शादी हो गई। जब बहू श्वेता घर पर आई तब तक शांति देवी जी के रिटायर होने का समय आ गया। शांति देवी जी अब घर पर रहने लगी थी। शांति देवी जी कुछ दिनों तक तो बहू के साथ काम में मदद करती, लेकिन धीरे धीरे वह अब कमजोर और बूढ़ी हो सक चली थी और उन्होंने कभी आराम भी तो नहीं किया। काम भी तो उन्हें बहुत होता था, स्कूल में पढ़ाना, घर में काम करना। शांति देवी जी के जीवन को आराम नहीं मिला तो समय से पहले ही वह ज्यादा बूढ़ी और कमजोर भी दिखने लगी थी। बहू धीरे धीरे घर की मालकिन बनती गई और सास को बोझ समझती गई। एक दिन शांति देवी जी उसकी सहेलियों के सामने आकर बैठ गई। वह तो उस समय कुछ नहीं बोली, जाने के बाद कहने लगी, माँ जी, अपनी इस तरह से फटी पुरानी साड़ी लेकर पुराने विचारों वाली बातें करने मेरी सहेलियों के बीच में मत आया करो, बिल्कुल मैच नहीं होता। मुझे कितना इंसल्ट हुआ। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं बता दूं यह कोई नौकरानी है, लेकिन आप बहू बहू करके आज मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। शांति देवी जी कुछ ना कहीं, बेटे ने भी यह बात सुनी। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा कुछ बोलेगा, लेकिन जब बेटा कुछ नहीं बोला तो शांति देवी जी ने कहा, बेटा, तेरी पत्नी कैसी बात कर रही है। अरे, सास सबकी बूढ़ी होती है और पुराने जमाने की ही होती है, लेकिन मैं इतने पुराने जमाने की भी नहीं हूँ, ये बात नहीं समझ सकती। बेटे ने कहा, माँ, तुम भी ना पता नहीं कौन सी बातें लेकर मेरे सामने आ जाती हो। जब श्वेता कह रही है कि मत आया करो सहेलियों के सामने, तो कौन सी आफत टूट पड़ी है, अपने ही कमरे में रहा करो। शांति देवी जी को अपने बेटे रवि से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज वह अपने कमरे में रो रही थी कि उन्हें किरण की याद आई। काफी दिनों से किरण से बात नहीं हुई, एक बार उससे बात करके मन हल्का कर लूं। वह बेटी से बात कर रही तो किरण ने कहा, माँ, बाद में बात करती हूँ, अभी मेरे यहाँ पार्टी चल रही है। यह कहकर बेटी ने फोन काट दिया। शांति देवी जी अपनी पिछली जिंदगी, अपने पति का साथ और आज के बारे में सोचकर रोती रह गई। बहू खाने को भी पूछने नहीं आई। दूसरे दिन बहू ने कहा, माँ जी, आपका कमरा सामने ही पड़ता है, आपको अब इस कमरे को छोड़ना होगा। देखिए, एक पीछे कमरा खाली पड़ा है, आपके लिए वह कमरा सही रहेगा। कोई आता है तो आप सामने ही निकलकर खड़ी हो जाती हैं। मेरी बहुत इंसल्ट होती है। शांति देवी जी किससे कहती, बेटा भी तो सुनने वाला नहीं था। बहू से ही आंखों में आंसू भरकर कहती हैं, बहू, मुझे इस कमरे से मत निकाल, इसमें मेरी बहुत यादें जुड़ी है। जब से मैं शादी करके आई तो इसी कमरे में रही, मेरे दोनों बच्चे इसी में बड़े हुए, लेकिन उनकी बहू उनकी एक ना सुनी और कहने लगी, माँ जी, आपके लिए दूसरा कमरा हमने बनवा दिया है, पीछे का जो आपका कमरा है वही आपके लिए सही है।
शांति देवी जी को उनकी बहू ने उस कमरे से निकालकर दूसरे पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। उस कमरे में एक खिड़की थी जो घर के पीछे की तरफ खुलती थी। पीछे पानी जमा होता, पड़ोसी कचरा फेंक जाते, बहुत मच्छर होते थे। बाकी कोई रोशनदान उसमें नहीं था, अंधेरा शीलन। शांति देवी जी जब भी खिड़की खोलती बाहर से बदबू आती, मच्छर आ जाते, इसीलिए वह खिड़की बंद ही रखती। और उनका जो सामने वाला कमरा था उसमें सूर्य की रोशनी, अच्छी हवा, सामने की तरफ खिड़की, सामने दरवाजा, अच्छा कमरा था। तो उनकी बहू ने उस कमरे को अपने लिए ले लिया। यही बात रुकने वाली नहीं थी। अभी शांति देवी जी के साथ क्या क्या होने वाला था उन्हें खुद भी नहीं पता था। शांति देवी जी अपनी बेटी को फोन लगाकर उनसे यह सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उनकी बेटी ने उल्टा उनको ही सुनाना शुरू कर दिया। माँ, तुम भी ना इस उम्र में कितना नाटक करती हो। भाभी बता रही थी कि उन्होंने तुम्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है, तो तुम गुस्से में हो, मुंह फुलाकर बैठी हो। माँ, इस उम्र में तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। किरण दरअसल क्या करती थी कि अपनी भाभी को अपनी ऊंची ऊंची बातें बताती। मैंने ये खरीदा, मेरे पति के साथ शॉपिंग किया, बहुत बढ़ चढ़कर बातें बताती। और किरण की बात उसकी भाभी चुपचाप सुन लेती। भाभी को तो लगा ही था कि अगर बेटी मेरे बस में रहेगी तो माँ के साथ यानी अपनी सास के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस उसका इस दुनिया में ननद और मेरे पति के सिवा है ही कौन। तो उसने ननद को पहले ही कब्जे में कर लिया। और फिर ऐसी बेटी ही किस काम की जो अपने माँ के एहसानों को भूल जाए। लेकिन किरण ऐसी ही निकली, अपने माँ के उस सारे मेहनत और उसके तकलीफों को भूल गई। माँ को ही चार बातें जब भी फोन जाता या कि फोन आता तो सुना देती थी। शांति देवी जी अब अपना दुख किसी से कहने लायक बची ही नहीं। ना बेटा, ना बेटी, ना बहू। वह अपने दर्द को अपने सीने में छुपा कर जी रही थी कि एक दिन उनकी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, तुम्हारी माँ का यहाँ गुजारा होना अब मुश्किल है। वह बूढ़ी हो गई है, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। वह हर वक्त मेरे पास आकर कहती रहती हैं, बहू, मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे दवाइयाँ ला दो। मैं उनकी शिकायतें सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। तुम अपनी माँ को किसी अच्छे से वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं डाल देते? वहाँ उनके उम्र के लोग रहेंगे, उनका अच्छे से समय कट जाएगा। रवि भी अपनी पत्नी की रोज रोज की शिकायतों से तंग आ चुका था। कहीं न कहीं उसे माँ से भी अब कोई लगाव नहीं रह गया था। इसीलिए वह भी अपनी ही माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ने की बात मान लेता है। वह अपनी बड़ी बहन किरण से भी बातें करता है, दीदी, तुम तो अपने ससुराल में सुखी हो, मेरे पास माँ का बोझ छोड़कर। देखो, माँ हम सबको बहुत परेशान करती है। बुढ़ापे में उल्टी सीधी बातें करती है, कोई चीजें कहीं रखकर भूल जाती है और फिर झगड़ा करती है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं। किरण भी पैसे की चकाचौंध में इतनी खो गई थी कि उसने भी कह दिया, ठीक है भैया, माँ के लिए यही सही रहेगा। तो उसका भाई रवि बोलता है, किरण दीदी तुम भी आ जाओ, दोनों लोग साथ में छोड़कर आ जाएंगे। दूसरे दिन दोनों भाई बहन माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने ले जाते हैं। पेपर कार्यवाही कर रहे होते हैं। माँ अपने दोनों बेटे को यानी कि बेटा और बेटी को देखकर सोच रहती है, यह दोनों वही बच्चे हैं जब मेरे पति इन दोनों को मेरे ऊपर बेसहारा छोड़कर चले गए थे। मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। कभी इनके लिए खाली पेट सोई हूँ ताकि इनकी पढ़ाई पूरी हो सके। आज यही बच्चे मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने आए हैं। मैंने इन दोनों के लिए कभी अपने पसंद की या कि दो से ज्यादा साड़ियां नहीं खरीदी। टूटी हुई चप्पल को कई बार सिलवाया, लेकिन इनके चप्पल में कभी दाग भी नहीं लगने दिया ताकि इनका स्कूल में नाम खराब ना हो।
यह ना कहे कि यह गरीब के बच्चे हैं। माँ बहुत पुरानी बातों को सोची और रोई। दोनों ने जल्दी जल्दी काम वहां से खत्म किया और बोले, माँ हम जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। यह कहकर दोनों भाई बहन चले आए। शांति देवी जी दोनों को देखती रह गई। एक महीना गुजर गया, ना भाई मिलने गया, ना बहन। दोनों अपनी अपनी दुनिया की चकाचौंध में खो गए। शांति देवी जी अपनी जिंदगी के संघर्ष को देखते हुए वृद्धा आश्रम तक पहुंच चुकी थी। अब वह समझ चुकी थी कि मेरे जीवन की अंतिम सांसों के लिए यही जगह सही है। इधर अपने ही दुनिया में किरण और रवि खोए। रवि माँ को छोड़ने के बाद उस घर में हमेशा पार्टी करता, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करता। कुछ दिनों तक उसकी अच्छी तरक्की चलती रह गई। रवि को पैसे की इतनी लत लग गई थी कि वह अपने ही कंपनी में लोगों से, अपने मालिक से छुपाकर घूस लेता और वह उनके अनलीगल काम करवा दिया करता था। एक दिन रवि पकड़ा गया क्योंकि बॉस को शक हो गया था कि रवि कंपनी में घूस लेकर अनलीगल काम कर रहा है। उसने अपने ही आदमी को भारी रकम देकर रवि की परीक्षा यानी कि उसे जांच परख करने के लिए, अनलीगल काम करवाने के लिए भेज दिया। और रवि इतने सारे पैसों को देखकर लालच में पड़कर वही काम कर दिया। बाहर खड़े हुए बॉस तालियां बजाते हुए आए और उसे सामने में पकड़ लिए। वैसे भी उस व्यक्ति ने अपने जेब में कैमरा भी छुपाया था। सारी बातें सामने क्लियर थी। घूस लेता हुआ रवि जब पकड़ा गया तो सर ने कहा, अभी पुलिस को बुलाऊं या कि सीधे सीधे तरीके से बताएगा? रवि ने कहा, हमने जितना भी घूस लिया है वह सारे पैसे आपको दे दूंगा। सर मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। बॉस दयालु थे, उन्होंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, लेकिन उससे सारे पैसे वापस ले लिए जितना आज तक उसने घूस में कमाया था। उसे नौकरी से निकाल दिया। जितने लोगों का प्रोजेक्ट उसने अनलीगल बना कर दिया था सबका कैंसिल हो गया, लेकिन उन लोगों के पैसे तो चले गए। वह सब रवि को मारने के लिए ढूंढने लगे, उससे अपने पैसे लेने लगे। रवि अब घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। दूसरी नौकरी तो मिलना दूर, वह अब सर छुपाकर एक किनारे घर में छुपा रहता। पत्नी के पास लोग पैसे मांगने आते, वह भी परेशान हो गई। दोनों के बीच काफी झगड़ा होने लगा। एक दिन पत्नी गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई। रवि अपनी जिंदगी से काफी परेशान खुदकुशी करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन संयोग बस वह घायल होकर बच गया। किसी ने उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। किरण को जब इस बारे में पता चला तो वह भाई से मिलने गई, लेकिन बाल बिखरी, पुरानी साड़ी, चेहरा उदास। जब होश में आया रवि तो पूछा, दीदी क्या हुआ? जीजा की नौकरी भी चली गई क्या? ना तो एक गले में जेवर, ना हाथ में। उसने कहा, नहीं, तुम्हारे जीजा जी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा घर में झगड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे सारे जेवर, महंगी साड़ियां, महंगे कपड़े, सब कुछ मुझसे छीन लिया, अलमारी में ताला लगा दिया है। मेरी सास भी अपने बेटे का ही साथ देती है, मेरी कोई बात नहीं सुनती। अब किससे कहें? माँ होती तो माँ से अपनी बात कहते। माँ का नाम लेते ही दोनों के कलेजे में एक टीस सी उठी। माँ। रवि ने कहा, दीदी हमने माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज उसी का श्राप हम दोनों को मिल रहा है। मेरी माँ ने हम दोनों के लिए कितना कुछ नहीं किया। भूखे प्यासे रहकर हम दोनों को पढ़ाया लिखाया। हम दोनों के लिए वह अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। और हम दोनों ने माँ के लिए क्या किया? जब अपने पैरों पर खड़े हो गए, जब मैं कमाने लगा, तुम्हारी अच्छे घर में शादी हो गई, तुम पैसे वाली हो गई, तो हम दोनों ने मिलकर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया है दीदी। आज किरण की भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हाँ भाई, बहुत बड़ा अपराध हुआ है।
जिस माँ के लिए मैं कभी जान देती थी, जिस माँ को मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। वही बेटी दौलत पाते ही अपनी माँ को भूल गई, भाभी के गलत में कामों में साथ देने लगी, तुम्हारा साथ दिया और माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने चली गई। दोनों ने एक साथ कहा, अभी माँ से मिलने चलते हैं। दोनों भाई बहन माँ से मिलने वृद्धा आश्रम पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने मैनेजर साहब से पूछा कि 1 साल पहले यहाँ पर हमने शांति देवी जी नाम की एक औरत का दाखिला करवाया है, वह मेरी माँ है, उन्हें बुला दीजिए, उनसे मिलना है। मैनेजर के साहब ने अपनी वहां की रजिस्टर की 2-3 पेज पलटे और कहने लगे, शांति देवी जी। उस पेपर पर फोटो भी लगी थी। उन्होंने रजिस्टर दोनों भाई बहन की तरफ घुमाते हुए कहा, यही है ना शांति देवी जी, इनका तो आज से 15 दिन पहले निधन हो गया। यह सुनकर दोनों भाई बहन के पैरों तले जमीन सरक गई। उन दोनों ने माँ के उस रूम तक दौड़े गए जहां तक माँ को छोड़ा था। माँ का बेड अभी भी 15 दिनों से वैसा ही पड़ा था। उसमें उन्होंने देखा तकिए के नीचे माँ की एक छोटी सी थैली पड़ी थी। उस थैली को उन्होंने निकाला। उसमें एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे बच्चों, मुझे पता है जब तुम दोनों को मेरे मरने की खबर लगेगी बहुत दुखी होगे, लेकिन तुम दोनों दुखी मत हो। तुम दोनों अपने आप को दोषी मत समझना। यह तो मेरी किस्मत का खेल था। मेरे जीवन में ना पति का सुख लिखा था ना औलाद का। मेरे जीवन में तो सिर्फ संघर्ष लिखा था, वह मैंने भोग लिया और मैं अपने इस शरीर को छोड़कर भी अंतिम मोक्ष के लिए चली गई। तुम दोनों सुखी रहना। जाते जाते भी मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के लिए। दोनों भाई बहन अपनी माँ की उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत रोए और वहां से वापिस चले आए। उन्हें तो माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं कि जब तक माता पिता हैं उनकी कदर करनी चाहिए। बाद में उनके लिए पछताने या कुछ करने को सोचने से कोई मतलब नहीं है। कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।